लास्ट क्लास में अपन लोगों ने किसकी बात करी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। याद है कि नहीं याद है सबको? हाँ सर। वैसे तुम लोग देखोगे, तुम लोग की बुक में मोमेंटम दिया रहता है सिंपली, लेकिन इसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। इतना याद है कि नहीं याद है सबको? यस सर। हाँ सर। तो अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। अच्छा, थ्योरी में क्या डिफाइन किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये थ्योरम क्या डिफाइन करती है? ये थ्योरम डिफाइन करती है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है या सिस्टम है और उस सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जीरो हो जाए। तो क्या बोला था वहां पे? मोमेंटम कंजर्व। अगर कोई हमारे पास सिस्टम या बॉडी है जिसपे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मैंने ये बोला था जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व या फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यस सर। देखो है कि नहीं है वहां पे? यस सर। यस। अच्छा, आगे हम लोग फिर से कुछ क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, लेकिन उन एग्जाम्पल पे न्यूमेरिकल बनते हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली अपन न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं जहां पे ये एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूज होते हैं। क्या फिर से शेयरिंग बंद होगी क्या? यस सर। हाँ सर। एक मिनट। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और जिन पे वहां पे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। अब पहला एग्जाम्पल लो। पहले एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड है। अरे यार, ये बार बार ये हैंग कहने बंद क्यों हो रही है एप्लीकेशन? हो रहा है शायद क्योंकि वो कर्सर के बाजू में ऐसे लोडिंग का वो सिंबल आ रहा है ना। सर आपने कुछ टास्क ओपन किया होगा तो उसकी वजह से ना कोई और एप्लीकेशन ओपन की होगी सर, तो उससे वीडियो बंद करके फिर ट्राई कीजिए सर। सर वीडियो बंद रख कीजिए आप। नहीं किया होगा। क्या बोल रहे हो? नहीं सर आपकी वीडियो बंद करो ऐसा बोल रहे। नहीं, वीडियो से दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। चलो देखते हैं अभी। उससे दिक्कत नहीं है वो थोड़ा। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल का मास m1, यहां पे एक और बॉल है, इस बॉल का मास m2। तो हमारे पास दो बॉल है, एक बॉल का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। जो m1 बॉल है वो u1 वेलोसिटी से चल रही है और जो m2 बॉल है वो मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से। अच्छा, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो हमारे पास दो बॉल है, एक की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। और मैं बोल रहा हूं m1 की वेलोसिटी ज्यादा है, u1 बड़ा है u2 से। बताओ u1 अगर u2 से बड़ा होगा तो कुछ टाइम बाद डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि ये दोनों बॉल हमारी क्या होगी, कांटेक्ट में आ जाएगी। यस सर। यस सर। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि एक पर्सन है और मान लो यहां पे एक और पर्सन है, ये पर्सन मान लो चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और हमारे जो पीछे वाला पर्सन है वो चल रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ, जो पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड जो चल रहा है, कुछ टाइम बाद वो पर्सन इस पर्सन को क्रॉस कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा?
Yes, sir. Yes, ये sir. पीछे वाला तेज चल रहा है। तो यहां पे जिन दो बॉल की हम बात कर रहे हैं उसमें पीछे वाले की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और आगे वाले की वेलोसिटी क्या है, कम है। तो पीछे वाले की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, आगे वाले की वेलोसिटी कम है, तो बताओ कुछ टाइम बाद ये दोनों बॉल आपस में टकराएगी या नहीं टकराएगी? Yes, sir. Yes, sir. टकराएगी। अच्छा, जब ये दोनों बॉल टकराती है ना, तो टकराने का जो टाइम इंटरवल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ऐसे केस में अगर दो बॉल कोलाइड करेगी तो कभी भी ऑब्जर्व करना, दोनों बॉल के कोलाइड करने का टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। अच्छा, जब ये दोनों बॉल कांटेक्ट में आती हैं तो बताओ दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगी या नहीं अप्लाई करेगी? Yes, sir. अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो कांटेक्ट फोर्स में हम नॉर्मल की बात करेंगे नहीं करेंगे? तो जब ये दोनों बॉल कांटेक्ट में आती हैं तो उस टाइम पे ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल अप्लाई करेगी। और बताओ एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर अगर नॉर्मल अप्लाई कर रही है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉल भी इसके ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगी या नहीं अप्लाई करेगी? हाँ सर करेक्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो दोनों बॉल हैं, ये दोनों बॉल स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट में आई है। लेकिन जब ये दोनों बॉल स्मॉल टाइम के लिए कांटेक्ट में आती है तो इन दोनों बॉल के बीच में लार्ज अमाउंट का फोर्स डेवलप होता है। तो ये जो मैंने लिखा ना एन, ये एक्चुअली नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल कैसा डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है लार्ज अमाउंट का। समझ में? जब ये दोनों बॉडी टकराती हैं तो कोलिजन के टाइम पे इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल डेवलप होता है वो लार्ज अमाउंट का फोर्स होता है। और अगर कोई लार्ज अमाउंट का फोर्स है जो बहुत स्मॉल टाइम के लिए एक्ट करता है तो उसको हम वहां पे इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। याद होगी एक हमने टर्म यूज करी थी इंपल्स, और अब मैं बात कर रहा हूं इंपल्सिव फोर्स की। समझ में? इंपल्स की हम बात कब करते थे? इंपल्स की हम बात करते थे जब किसी बॉडी ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था कुछ टाइम के लिए, बस वहीं पे हम इंपल्स बोलते थे, नहीं बोलते थे? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे तुम लोग इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन लिख लो जरा, तब अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल इतना लिखो वहां पे इंपल्सिव फोर्स को हम लिखते हैं वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। ध्यान ना, मैं इंपल्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंपल्सिव फोर्स की। तो किस फोर्स को हम इंपल्सिव नाम देंगे? तो हम उस फोर्स को इंपल्सिव नाम देंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन किस टाइम के लिए एक्ट कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। ये चीज समझ में? समझ में? Yes, sir. अच्छा, जब हम बिलियर्ड्स खेलते हैं तो बिलियर्ड्स में बॉल को हिट करते हैं, नहीं हिट करते हैं स्टिक से? Yes, sir. हाँ, तो उस टाइम पे जब हम हिट करते हैं तो हिट करने का जो फोर्स रहता है, जो स्टिक बॉल पे फोर्स अप्लाई करती है, स्मॉल होता है ज्यादा होता है? ज्यादा होता है सर। ज्यादा होता है। अच्छा, वो फोर्स बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगता है, नहीं लगता है? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे भी हम इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है लार्ज अमाउंट का फोर्स जो कि एक्ट करना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। अच्छा, जैसे मैं अगर तुमसे कहीं बोलूं कि फोर्स की वैल्यू दी है 5 न्यूटन, अब बताओ ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है इसको हम क्या बोले? स्मॉल फोर्स बोले या लार्ज फोर्स बोले? Small. देखो, सर कुछ भी नहीं बोल ये जो फोर्स है, रेफरेंस चाहिए। अगर मान लो इसको हम कंपेयर करें, मान लो मेरे पास एक और फोर्स है, बताइए कितने न्यूटन का फोर्स है? 0.0000001 न्यूटन। बताओ इस फोर्स से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये फोर्स कैसा है? Very large. Very large. लार्ज है कि नहीं? Yes. लेकिन अगर बोलता हूं कि मेरे पास एक और फोर्स है,
बताओ आप कितने न्यूटन का फोर्स? Very small. इस फोर्स से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में बताओ ये फोर्स फिर वहां पे स्मॉल होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो किस फोर्स को हम लार्ज बोले या किसको हम स्मॉल बोले? बताओ ये टर्म हमेशा रिलेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि हमारे पास 2 पर्सन है, क्या बोल रहा हूं मेरे पास एक पर्सन है, अब उस पर्सन की कुछ हाइट होगी। यस सर। जैसे मान लो बोल रहा हूं कि पर्सन है, मान लो एक पर्सन की हाइट 1.5 मीटर है, अब उस हाइट को हम स्मॉल बोले या लार्ज बोले? सर डिपेंड वो डिपेंड कर रहा है, Right. वो डिपेंड कर रहा है हम उसको किस पर्सन की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जब हम बोलते हैं कि इंपल्सिव फोर्स लार्ज अमाउंट का फोर्स है, तो किस फोर्स को हम लार्ज बोलें? बताओ किसी फोर्स को हम लार्ज बोल पाएंगे क्या? नहीं, नहीं, sir. नहीं. किसी sir. फोर्स को हम लार्ज तभी बोल पाएंगे जब इसको हम किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे होंगे। हाँ सर। तो देखो फिजिक्स में इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फिजिक्स में इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फोर्स सडनली बढ़ा तो वो इंपल्सिव है, कोई भी फोर्स सडनली बढ़ा तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। अभी इतने भी डिटेल में मत जाओ, केवल इतना ध्यान रखो कि जब दो बॉडी टकराती हैं तो उस फिनोमिना को हम कोलिजन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी केवल तुम इतना ध्यान रखो, उतने डेप्थ में ही मत जाओ। जब भी दो बॉडी टकराएगी तो ड्यूरिंग कोलिजन दोनों बॉडी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है उसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। समझ में आया इतना? Yes. Yes, sir. यस सर। जब भी कोलिजन होगा, कोलिजन 2 बॉडी का हो, 4 बॉडी का हो, 6 बॉडी आपस में टकराएं, जब ये टकराएंगी तो आपस में जो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल बेसिकली इंपल्सिव फोर्स कहलाता है। अच्छा, अब यहां पे जब दोनों बॉल कांटेक्ट में आएगी तो दोनों बॉल एक दूसरे पर इंपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रही नहीं अप्लाई कर रही है, और यही वो फोर्स होता है जिसके कारण दोनों बॉल की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा, m1 बॉल की वेलोसिटी v1 है, m2 बॉल की वेलोसिटी v2 है। और ध्यान लो, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कोलिजन में, बहुत डेप्थ में हम क्लास 11 में पढ़ते हैं कि कोलिजन में होता क्या है। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर दो बॉडी है और दो बॉडी स्मॉल टाइम के लिए टकराती हैं तो उस फिनोमिना को हम कोलिजन बोलते हैं। समझ में इतना आया? Yes, sir. हाँ सर। और कोई जरूरी नहीं कि दो बॉडी ही आपस में टकराएं, 3 बॉडी भी टकरा सकती नहीं टकरा सकती? Yes. यस कैरम में होता है कई बार 2 गोटी होती है और 2 गोटी को हम स्ट्राइकर से क्या करते हैं? हिट करते हैं। यस सर। तो कोलिजन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? कोलिजन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ फिनोमिना इन विच, लिखनी है डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखो यार। यस सर। इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन सबने नोट डाउन कर ली ना? Yes, Yes, sir. sir. तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो वहां पे कोलिजन की, और कोलिजन की लिखो डेफिनेशन, इट इज अ फिनोमिना इन विच, इट इज अ फिनोमिना इन विच 2 or more than 2 bodies, it is a phenomena in which 2 or more than 2 bodies comes in contact. It is a phenomena in which 2 or more than 2 bodies comes in contact for a small time interval. It is a phenomena in which 2 or more than 2 bodies comes in a contact for a small time interval, and during this interval, the two bodies exerts, and during this interval the two bodies exerts impulsive force on each other, and as a result of which their velocity changes. समझ में आया इतना?
It is a phenomena in which two or more than two bodies comes in contact for a small time interval, and during this time interval, the two colliding bodies exerts impulsive force on each other, and as a result of which their velocity changes. क्लियर हो गया इतना? सर एक डाउट था. बोलो. देखो कई बार मैं देखो ऐसे ऐसे केस की बात कर रहा हूं, जैसे कैरम होता है. कैरम में एक गोटी यहां रहती है, एक यहां पे होती है, विच की और बात यहां कहीं हमारा क्या होता है, स्ट्राइकर होता है, और स्ट्राइकर ऐसा मूव करता हुआ आता है और कुछ टाइम बाद दोनों से क्या करता है, टकराता है. तो यहां पे दो बॉडीज कांटेक्ट में या तीन बॉडीज कांटेक्ट में आई? तीन. तीन. बॉडी. हाँ बोलो, तुम क्या पूछ रहे थे डाउट? सर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसके मीन्स उसका V2 जो होगा वो 0 है, अगर V1 से कोई ऑब्जेक्ट उसे मीन्स हिट करता है, कोलाइड करता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसकी जो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट था पहले V1 वही होगी या डिफरेंट होगी? नहीं, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर. मास पे डिपेंड करता है, कोलिजन के नेचर पे डिपेंड करता है, कोलिजन कैसा होता है. मैंने ये बोला 11 में बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है. अभी अपने को उतने डेप्थ में नहीं जाना है. सर एक बार वो समझ में आया डेफिनेशन रिपीट कर यस सकते सर. क्या बोल रहे हो? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो? कोलिजन की हाँ सर, वो कोलिजन इम्पल्सिव को मैंने क्या डिफाइन किया? इट इज अ फिनोमेना इन विच टू और मोर देन टू बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, and during this time interval the colliding particle exerts impulsive force on each other, and as a result of which their velocity changes. समझ में आया इतना? Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे हमने कुछ एजम्पशन लिया है. एजम्पशन हमने क्या लिया है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड हमारा स्मूथ है. अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, जहां पे दो बॉल टकरा रही है, तो मैं बोल रहा हूं ग्राउंड वहां पे स्मूथ है. अच्छा, ग्राउंड अगर स्मूथ है और ये हमारी दो बॉल थी, ये M1 थी और ये M2 थी. अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों बॉल को मिला के जरा तुम सिस्टम डिफाइन कर दो जरा. जो दो बॉल हैं, दोनों बॉल को मिला के तुम सिस्टम डिफाइन कर दो. बताओ, जब सिस्टम डिफाइन करोगे तो इनके बीच में लगने वाली जो नॉर्मल है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल है? Internal. इंटरनल है. अच्छा, एक्सटर्नल में क्या होगा? एक्सटर्नल में एक तो वेट होगा इन दोनों का, नॉर्मल ऊपर की तरफ. और ग्राउंड की नॉर्मल भी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ग्राउंड की नॉर्मल N1 आएगी, ग्राउंड की नॉर्मल N2 आएगी. बताओ, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नहीं. नो सर. नहीं. अब क्या करो, इसको डिफाइन करो एक्स एक्सिस, इसको डिफाइन करो वाई एक्सिस. बताओ, इन दोनों बॉल को अगर हम सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं तो इस सिस्टम के लिए हम ये बोल सकते हैं क्या कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है? यस. बताओ, हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर बोल. इन देखो, इन दोनों बॉल को हमने सिस्टम मान लिया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल है. एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स केवल ग्राउंड अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्राउंड हमारा फ्रिक्शनलेस है. इसका मतलब है कि ग्राउंड एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा सकता. और बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स 0 है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व या फिर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. Yes, sir. यस सर. अच्छा, अब हम देखेंगे बिफोर कोलिजन क्या था. साइन कन्वेंशन याद है कि नहीं याद है? इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर. तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम क्या था. और ध्यान, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का लेना है. तो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम M1 U1 था, दूसरे का M2 U2 था. U1 U2 दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद बताओ M1 V1 प्लस M2 V2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है
कि मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर, m1v1 प्लस m2v2 के बराबर। तो यही हमारा वहां पे फॉर्मूला है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ध्यान ना, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन हम नेगेटिव लगा देंगे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लेके चलना, साइन लगाना। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो साइन क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना। बताओ ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे अपन लोग। आगे ना सबको समझ में इतना? हाँ सर. हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर लो ना। लिखने का है, क्या बोल रहे हो? वो इक्वेशन लिखने की एक से नीचे। हाँ सर, हो दिख रहा गया, है? डन सर। यस सर, डन। हो गया ना? अब देखो हाँ, मैं सर। सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूं। ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। अब देखो सेकंड एग्जांपल में क्या ले रहा हूं यहां पे कि ये ग्राउंड है और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक ब्लॉक। हेलो, ब्लॉक का मास मान लो कैपिटल M। यहां पे एक बुलेट, बुलेट का मास m, बुलेट की वेलोसिटी v0 और बुलेट मूव कर रही है टुवर्ड्स द ब्लॉक। ब्लॉक मेरा रेस्ट में अभी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जो बुलेट रहती है बुलेट ब्लॉक को हिट करती है, और कुछ केसेस में तुम देखना जो बुलेट रहती है ब्लॉक में एम्बेड कर जाती है, हाँ सर. और कई Yes, बार sir. ऐसा भी होता है कि बुलेट पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है। Yes, sir. लेकिन हम इस केस में क्या बोल रहे हैं, बुलेट ब्लॉक को हिट कर रही है और हिट करने के बाद बुलेट ब्लॉक में क्या कर गई, एम्बेड कर गई। अच्छा, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड हमारा यहां पे फ्रिक्शन लेस है। अब अगले स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूं, अगले स्टेप में मैं बोल रहा हूं बुलेट प्लस ब्लॉक, इस पूरे को मिला के डिफाइन कर दो सिस्टम। ध्यान है, सिस्टम में ग्राउंड नहीं है, सिस्टम में केवल बुलेट है, सिस्टम में ब्लॉक है। बताओ जिस टाइम पे बुलेट ब्लॉक से टकराएगी तो उस टाइम पे बुलेट ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी नॉर्मल n, ब्लॉक भी बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा नॉर्मल n अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन ये फोर्स इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड क्या अप्लाई करेगा, एक तो अप्लाई करेगा नॉर्मल, दूसरा वेट, mg. बुलेट का भी वेट, ब्लॉक का भी वेट। अब इस डायग्राम को देख के बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हें कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो बताओ इस सिस्टम की प्रॉपर्टी ये है कि नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग क्या है, 0. अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स एक्स के अलोंग 0 है, इसका मतलब है मोमेंटम एक्स के अलोंग कंजर्व होगा कि नहीं कंजर्व होगा? हाँ सर. हाँ सर। अब मैं मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम एक्स के अलोंग क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ब्लॉक रेस्ट में तो ब्लॉक का 0। कोलिजन के पहले यही है कि नहीं है? और जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा, बुलेट ब्लॉक में एम्बेड कर गई, तो बताओ दोनों अब कुछ कॉमन वेलोसिटी v से चलेंगे या नहीं चलेंगे? यस सर। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या हो जाएगा, बुलेट प्लस ब्लॉक का हो जाएगा m प्लस m इंटू वी, दोनों को इक्वेट कर दो तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू वी नॉट, किसके बराबर, m प्लस m इंटू वी। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है बुलेट प्लस ब्लॉक की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वी नॉट अपॉन m प्लस m। देखो यही वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि नहीं है वहां पे? यस सर।
तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहां पे हम मोमेंटम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आई नहीं समझ में? यस सर। यस सर। चलो यस सर। अब कुछ क्वेश्चन लिखो जरा। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें डायग्राम ड्रॉ कर लो ना। और हाँ सर। हो गया ना? चलो अब हाँ, सर। एग्जाम्पल लो जरा। यहाँ पे दो बॉल है। एक बॉल जो है उसका मास दिया है 65 kg और जो दूसरी बॉल है उसका मास दिया है 60 kg। और सबकी यूनिट ध्यान रखना है, मास दिया है केजी में। ये जो बॉल ए है ये राइट की ओर जा रही है और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। जो बॉल बी है वो लेफ्ट की ओर जा रही है और वो जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है टू बॉडीज एज शोन इन द फिगर कोलाइड विथ ईच अदर एंड ज्वाइन देयर आफ्टर। तो जैसे ही कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद ये दोनों बॉल इस तरह से क्या कर जाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू बॉडीज एज शोन इन द फिगर कोलाइड विथ ईच अदर एंड ज्वाइन टुगेदर। देखो किसी का ऑन है माइक। Information, physical fitness, whether suffering physical fitness. अरे मैं बाहर निकाल दूंगा जिसका आवाज आ रही है। ये कौन है अखिलेश? सर कोई अननोन है। सर शायद कौन नहीं। है? 9th का है सर शायद से। मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा तो फिर आ भी नहीं गलती से पाएगा। सर गलती से माइक ऑन हो गया। अच्छा भाई ध्यान रख तो। अब देखो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है। दो बॉल हैं, दोनों बॉल का मास वेलोसिटी दी हुई है, एक राइट की ओर जा रही है, एक लेफ्ट की ओर जा रही है, दोनों बॉल टकरा रही है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोलाइड विथ ईच अदर एंड ज्वाइन देयर आफ्टर। ज्वाइन देयर आफ्टर का मतलब है कि दोनों बाद में क्या कर गई, स्टिक कर गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर। तो बताना है कि कोलिजन के बाद अब ये दोनों बॉल कहां जाएगी, राइट की ओर जाएगी या लेफ्ट की ओर जाएगी, और कितने से मूव करेगी। सर लास्ट में क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी। विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर। तो दोनों जब ये मास कंबाइन कर जाते हैं तो उसके बाद ये कहां जाएंगे। देखो सबसे पहले दोनों बॉल को सिस्टम मान लो। बताओ मोमेंटम कंजर्व कराएं। तो मोमेंटम कंजर्व करवाओगे तो इनिशियली मोमेंटम क्या लिखेंगे, 65 इंटू 5। राइट की ओर है पॉजिटिव लेंगे, माइनस 6 इंटू 60। मैंने लिखवाया था लेफ्ट की अगर वेलोसिटी होगी तो साइन नेगेटिव लिया जाएगा। बताओ यही इनिशियल मोमेंटम है कि नहीं है। हाँ सर। अब मान लो कि आफ्टर कोलिजन ये जो मास है ये राइट की ओर जा रहा है विथ वेलोसिटी v, ये हमने मान लिया। तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम लिखोगे दोनों का मास कंबाइंड हो गया तो मास कितना हो गया, 60 प्लस 65 हो गया कि नहीं हो गया। ये वेलोसिटी राइट की ओर है तो उसका साइन पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे। यस। अब जब भी कोलिजन होगा और इस पूरे को अगर तुम सिस्टम मानते हो तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं कंजर्व होगा। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स 0 है एक्स के अलावा। यस। तो अब यहां पे मोमेंटम कंजर्व कराओ और चेक करो v पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एजम्पशन सही है। पॉजिटिव आ गया तो एजम्पशन सही है, बॉल राइट की ओर जा रही है। लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम राइट की ओर नहीं जा रहा है, ये कहां जा रहा है, लेफ्ट की ओर।
नेगेटिव आ रहा सर है। नेगेटिव आ रहा है अब चेक करो नेगेटिव आ रहा है क्या? यस सर, लेफ्ट की तरफ आ रहा है वो। यस सर नेगेटिव है। v की वैल्यू कितनी आई तुम लोगों की? पहले वैल्यू बताओ कितनी है? 0.28 मीटर। 0.28 माइनस में ना, हाँ सर, माइनस। सर। माइनस 0.28, और ध्यान रखना यूनिट मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा एजम्पशन है गलत है, यानी आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल है, ये बॉल राइट की ओर नहीं जा रही होगी, ये बॉल कहां जा रही होगी? लेफ्ट की ओर जा रही। तो इस तरह के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कोई एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, सही आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा डायरेक्शन करेक्ट है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्शन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। आया कि नहीं आया समझ में इतना? यस ये और आपको क्वेश्चन कैसे समझा चलो। सकते हैं? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। सर क्या बोल ये रहे वाला तुम? क्वेश्चन समझाओ ना फिर से। ये समझाना कि मोमेंटम ही तो कंजर्व कराया है भाई। पहले मोमेंटम क्या था? मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, ये इनिशियल था। बाद में कंडीशन ये है कि दोनों स्टिक कर गए, दोनों स्टिक कर गए तो टोटल मास m1 प्लस m2, वेलोसिटी v। और मैंने पहले v का डायरेक्शन राइट की ओर लिया था तो मैं पॉजिटिव लेके चला। अगर v पॉजिटिव निकल के आता तो इसका मतलब कि बॉल राइट की ओर ही जा रही है दोनों बॉल, लेकिन यहाँ पे v नेगेटिव निकल के आ गया, इसका मतलब कि दोनों बॉल आफ्टर कोलिजन कहां जाएगी? लेफ्ट की ओर। आया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक सेकेंड, वी का फॉर्मूला दिखाइए ना प्लीज। किसका फॉर्मूला? सर ऊपर वी का आपने फॉर्मूला दिखाया था ना। कहाँ फॉर्मूला लिखा था? सर वो ऊपर तो अलग scroll- चीज का फॉर्मूला था। हाँ सर ये एक सेकेंड। अबे फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम कंजर्व कराया है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है सब चीजें। ओके लॉ है, जिस लॉ से हमने रिजल्ट डिराइव किया है। हो गया? सर हाँ, सर वहाँ पे 0.28 कैसे आया? -0.28। मेरे को कैसे मालूम कैसे आया? तू बता भाई। 65 इंटू 5 कितना होता है? 130 और 6 इंटू 60 माइनस 360, दोनों को ऐड करो और माइनस डिवाइड करो। अबे इक्वेट करने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे तुम लोग? इक्वेट करने का मतलब हो गया 65 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 60 किसके बराबर? 60 प्लस 65v। इक्वेट करने का मतलब यही तो होता है। और क्या बोला मैंने? भाई मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब कि जो पहले वही बाद में, तो पहले और बाद वाले को इक्वेट करेंगे तभी तो v मिलेगा। सर वी नॉट मतलब? अबे सिंबल है यार, v नॉट कहाँ ले लिया? v नॉट ऊपर फॉर्मूले में। तुम्हारे ऊपर है। v4 लिख दो, v8 लिख दो, v10 लिख दो। लिखो क्वेश्चन। ओके। Two object of masses 100 gram and 200 gram. Two object of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line. Are moving along the same line and direction. Two object of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second. Are moving along same direction. सर वेलोसिटी क्या है? Two object of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity. इसकी वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दी है 1 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाले का इसका मास दिया है 100 ग्राम। अब ध्यान, ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इस तरह से डायग्राम दिया है इनिशियली, है ना, जो बोल रहा है आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, दे कोलाइड, लिखो अब आगे वहां पे, दे कोलाइड and after collision, they collide and after collision the first object moves, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Yes, sir. They collide and after collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Positive दी है velocity. Determine the velocity of the second object. तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी वेलोसिटी क्या करनी है, बतानी है। स्क्रीन शेयर बंद हो गई। यस सर। अब बताना है यहाँ पे कि आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी कितनी है। इसको नाम दे दो चाहो तो, ए बी, ये ए। अब सबसे पहले ये देख लो, बी बॉल कहीं जा रही होगी, या तो बी बॉल राइट जा रही होगी या बी बॉल लेफ्ट जा रही होगी। तो कोई भी एक डायरेक्शन तुम एज्यूम कर लो। मान लो किसका डायरेक्शन राइट की हो रही है। हम बाद में क्या करेंगे, बाद में हम v का साइन चेक कर लेंगे, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों बॉल को सिस्टम मानो और मोमेंटम कंजर्व कर दो। यही तरीका है कि नहीं सॉल्व करने का? भाई इस सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है नेट एक्सटर्नल फोर्स x के अलोंग 0। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहां पे अगर मास को कन्वर्ट नहीं करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा देखो पहले लिखेंगे क्या, मास को तुमने लिखा वहां पे 100 ग्राम ही लिखे रहने दो, मान लो 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी। दूसरे का क्या लिखा है, 200 ग्राम इंटू वेलोसिटी। बाद में क्या हो गया, बाद में मास हो गया 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी। दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 200 ग्राम इंटू क्या होगा सर 0.117। अब देखना, अब यहां पे ध्यान ना, ग्राम वाली जो टर्म है ना वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो सीधे हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मिलेगी। अब ये चेक करो कि v पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया। पॉजिटिव। कैलकुलेट करके देखो जरा, 100 इंटू 2 ये क्या हो गया 200, फिर यहाँ पे 200, फिर इधर क्या होगा 1.67 इंटू 100 यानी कितना 167 ना। यस सर। प्लस 200 v वेलोसिटी प्लस हो जाएगा वहां पे कितना 200 v। अब चेक कर लो v पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया। सर नेगेटिव। कहां से नेगेटिव आएगा बे? सब पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। 400 में से 167 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तुम बताओ जरा। सर मास को किलो केजी में क्या है तो अबे क्या फर्क पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1000 से पॉजिटिव डिवाइड ही कर आ दे। रहा है सर उससे भी। तो उससे 233 डिवाइडेड बाय 200 आ रहा है। अरे कुछ भी करेगा, 1000 से डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा सब जगह। यस भाई ग्राम को अगर तू कन्वर्ट करना चाहता है केजी में तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेगा, 1000 से यहाँ डिवाइड करेगा, फिर 1000 से यहाँ डिवाइड करेगा। अब मैथ्स में अगर सभी जगह डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट नहीं हो जाती है टर्म। तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1.16। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 167
किसके बराबर 200 v के बराबर, v यहाँ से पॉजिटिव आएगा और कितनी आ रही वैल्यू 1.165 और ये वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है। इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन बॉल भी कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है। आया कि नहीं समझ में? यस सर। हाँ सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर तो अभी हमारी जो आगे वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी पीछे वाली बॉल से कम आई है, तो इसका मतलब वो लोग आगे वाली वापस बॉल की कोलाइड वेलोसिटी करेंगे। पीछे वाली बॉल से कम आई है जैसे अभी, तो वो हाँ। वापस कोलाइड करेंगे। हाँ यस सर। भाई 1.67 और इसकी 1.16 है, तो फिर से कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं पॉसिबल? आंसर 1.165 आ रहा है सर। क्या? आंसर यस सर, सर आंसर 1.165 1.165 आ रहा है सर। यार देख लो ना कैलकुलेटर। अब मैं तुम लोग बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करेंगे। राउंड ऑफ करके मतलब 1.1 जो कुछ करना है तेरे को हो तो जाएगा ना। यस सर हो गया। यस सर, आया है आंसर। वैसे एक्चुअली मालूम है ऐसा होता नहीं है, तो डाटा तुम्हारा ऐसा दे दिया है इसने। यस सर, इसीलिए पूछा। वैसे होता नहीं है, एक बार कोलिजन हो दूसरी बार टकराएगी नहीं बॉल। ज्यादातर केस में पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी कम हो जाती है, आगे वाले की बढ़ जाती है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में है तो पॉइंट में कितना वेरिएशन होगा? क्या बोल रहा है? सर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आया तो पॉइंट में कितना वेरिएशन होगा? अरे यार तुम लोग को छोटी क्लास में कुछ नहीं मांगता है। डेसिमल के फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस खरीद दो, खत्म हो जाएगा, है ना। वो 11th-12th में बोलता है कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आंसर दो, डेसिमल के थर्ड प्लेस तक आंसर दो, फिर राउंड ऑफ का तरीका सीखो, वही भूल जाओ उतना। कर सकते हो क्वेश्चन। लिखो तुम क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। तो यहां पे बुलेट है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. Calculate the initial velocity. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ये बुलेट बाहर निकलेगी, जैसे ये बुलेट बाहर निकलेगी कितनी वेलोसिटी से, कितनी दी इनिशियल 35 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये u वेलोसिटी से बाहर आती है बुलेट, तो लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था? गन कहाँ रिकॉइल करती है? पीछे की ओर। और वहां पे याद होगा सॉल्व करने का तरीका क्या लिखवाया था? बुलेट प्लस गन को हमने सिस्टम माना था, और इस सिस्टम पे अगेन एक्सटर्नल फोर्स 0 था। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट स्टार्टिंग सुन लो ना एक बार तुम लोग, जब मैं बोल रहा हूं तो। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the recoil velocity of the rifle. तो मास दिया है वहां पे, और राइफल का मास कितना दिया है? 4 kg। बुलेट का मास कितना दिया है? 50 ग्राम। लेकिन ग्राम दिया है, तो कन्वर्ट कर दो केजी में, 1000 से डिवाइड करो। 0.5। अब u की वैल्यू दी हुई है, और u कितना दिया है? u दिया है 35 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करो? मोमेंटम कंजर्व कराओ।
मोमेंटम जब हमने कंजर्व करवाया था तो हमने लिखा था इनिशियली मोमेंटम 0, बाद में मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का m इंटू यू, राइफल का m इंटू वी, दोनों को इक्वेट कर दो। बताओ जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी m इंटू यू माइनस एम वी, 0 के बराबर। जो पहले मोमेंटम था वही बाद में मोमेंटम है, तो यहां से v की वैल्यू क्या निकल के आती है, m इंटू यू अपॉन कैपिटल M। सबकी वैल्यू पुट कर दो और चेक कर लो कितनी आ रही है वेलोसिटी। सर 7/16 कितना, 7/16? 16 चेक करो इतना आ रहा है क्या, 7/16? सर नेगेटिव में नहीं आएगा क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में? यस सर। अबे साइन पहले से ही ले लिया ना, ये साइन मैंने असाइन नहीं किया क्या, ये भाई साइन मैंने पहले से ले लिया और पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि assumption सही है। यस सर। आया कि नहीं है? हाँ सर 7/16 यही है। सर रिकॉइल वेलोसिटी कम करने के लिए राइफल का पीछे का पार्ट हैवी बनाते हैं क्या? और सर मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, यस मास ज्यादा का मोमेंटम तो कांस्टेंट मिला ना, मास बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। यस सर। यस सर। उसमें जो मतलब बुलेट्स जो रहती है उसकी उन्हें हमेशा एक मैगजीन की ज्यादा जरूरत रहती है रादर देन तो लिख ले भाई, है ना? यस सर। सर यही आ गया। अरे सर सबका 7/16 कहाँ से आया है सर? मेरा मुझे क्या मालूम 1.75 कहाँ यस से सर, आया? 1.75 डिवाइड बाय 4 आ 4 आ रहा है। Yes, कैलकुलेशन तुम्हें करना है, कैलकुलेशन Same ही मुझे है नहीं वो करना आंसर। है। नहीं सर, हाँ वैसे भी आंसर सेम ही है। सेम आंसर है कुछ आया इतना? यस हाँ सर सेम है। चलो लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। अ बॉय ऑफ मास 40 kg, a boy of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of, a boy of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart, with frictionless wheels. सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पढ़ने तो दे अभी। मैंने क्या बोला, बॉय ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart with frictionless wheel. The mass of the cart is 3 kg. The mass of the cart is 3 kg. The mass of the cart is 3 kg. What is the velocity क्वेश्चन कुछ क्या बोल रहा है इसमें? सर व्हाट इज द वेलोसिटी? क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. व्हाट इज हिज वेलोसिटी? व्हाट इज हिज वेलोसिटी एज द कार स्टार्ट्स मूविंग? व्हाट इज हिज वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? और लिखो वहां पे, एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल unbalanced force working in horizontal direction.
assume that there is no external unbalanced force working in horizontal direction. एक्चुअली वो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में है कि इस तरह का हमारे पास एक कार्ट है। सर वर्किंग ऑन क्या है? मालूम नहीं क्या है। ये कार्ट है, कार्ट के व्हील है और क्वेश्चन में बोल दिया है उसने कि सरफेस कैसा है। स्मूथ व्हील बोले कि नहीं बोले? अच्छा, कार्ट का मास गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ सर 3 kg। तो कार्ट का मास मान लो कैपिटल M और चेक करो कार्ट का मास कितना दिया है। कार्ट का मास दिया है वहां पे 3 kg, है कि नहीं? यस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे एक पर्सन है और ये जो पर्सन है, ये पर्सन दौड़ता हुआ आ रहा है। अच्छा, पर्सन का मास दिया है कि नहीं दिया? यस सर 40 kg। तो पर्सन का मास m मान लो, m की वैल्यू दी है 40 kg। अच्छा, पर्सन अगर u वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है तो पर्सन की u वेलोसिटी भी दी है कि नहीं दी है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और कुछ टाइम बाद पर्सन यहां पे जंप ले रहा है और जंप लेके अब ये पर्सन यहां पहुंच जाता है। तो पर्सन जो है, पर्सन का मास 40 kg है, पर्सन 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ता हुआ आ रहा है और दौड़ने के बाद वो जंप करके किस पे चला जाता है? ट्रॉली पे चला जाता है। ट्रॉली पे क्या दिया है वहां पे? कार्ट पे चला जाता है। अब बताओ, कार्ट अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखिए तो जैसे ही हम जंप करके कार्ट पे आएंगे तो कार्ट कहां चली जाएगी? जो भी कार्ट रहेगी, कार्ट बताओ राइट की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी? अच्छा, जितनी वेलोसिटी से कार्ट चल रहा होगा वही वेलोसिटी पर्सन की भी होगी कि नहीं होगी? यस सर। भाई पर्सन देखो, पर्सन जंप करके कार्ट पे आया है। अब ऐसा कौन है कि वो कार्ट पे चल रहा है, तो जैसे ही पर्सन जंप करके कार्ट पे आएगा, कार्ट पे आने का मतलब कार्ट पे आने के बाद रुक गया। अब पर्सन और ट्रॉली बताओ दोनों एक साथ v वेलोसिटी से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। और यही v वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। भाई जो वेलोसिटी कार्ट की होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? पर्सन की होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, व्हाट इज हिज वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि assume that there is no external force। सर वेलोसिटी 66.66 ऐसा है। अब चेक करो तुम लोग आंसर क्या है। 4.65 मीटर पर सेकंड। 4.65 मीटर पर सेकंड। 66. अबे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले तो समझ लो। पर्सन प्लस ट्रॉली, इसको मानना है सिस्टम, क्योंकि जिस टाइम पे पर्सन जंप करके ट्रॉली पे आएगा, जिस टाइम पे पर्सन जंप करके ट्रॉली पे आएगा तो पर्सन ट्रॉली के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ट्रॉली पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। और बताओ, पर्सन और ट्रॉली को अगर सिस्टम मान लोगे तो उस केस में ये फोर्स इंटरनल हो जाएगा या एक्सटर्नल हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। तो इस केस में हमें सिस्टम लेके चलना पड़ेगा, पर्सन प्लस प्लेटफॉर्म को। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड अप्लाई कर सकती है, नहीं अप्लाई कर सकती है? लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं। देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? assume that there is no external unbalanced force working in horizontal direction।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बताओ हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कंजर्व कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते। अब बताओ इनिशियली मोमेंटम क्या लिखेंगे? इनिशियली मोमेंटम लिखेंगे पर्सन का m इंटू यू। कार्ट रेस्ट में है कि नहीं इनिशियली? यस सर, सो 200 हो जाएगा। अब जैसे ही पर्सन जंप करके कार्ट पे पहुंचा, टोटल 43 मास हो गया mass हो m जाएगा। प्लस m इंटू वेलोसिटी कितनी v, Unknown। दोनों को इक्वेट कर दो तो m इंटू यू किसके बराबर? m प्लस m इंटू v। अब यहां से चेक करो v की वैल्यू क्या है। सर 200 divided by 4.6 43 which is equal to 4.6। चेक करो, मेरे पास जो आंसर है वो है 4.65। यस सर, करेक्ट। यस सर। देखो चेक करो 4.65 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी है कि नहीं? यस सर, वही आ रहा है। अब देखो कुछ बुक में तुम्हें इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एक एग्जांपल ये भी बनता है, बोलता मॉड्यूल में तुम्हें क्वेश्चन मिले कि जैसे ये ग्राउंड है ना, और यहां पे मान लो तुम्हारी एक ट्रॉली है, मान लो ट्रॉली का मास m है और इस ट्रॉली के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ, उसका मास m है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पर्सन और ट्रॉली दोनों ही रेस्ट में है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। समझ में रहा है? ना तो इनिशियली ट्रॉली चल रही है ना पर्सन चल रहा है, सब रुके हुए हैं। अब बताओ इस केस में अगर मैं पर्सन और ट्रॉली को सिस्टम मान लूं तो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा सकता है? ग्राउंड। पर्सन कहां से एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा बे? ग्राउंड। गधे हो तुम लोग बिल्कुल। सिस्टम बोला है मैंने पर्सन प्लस ट्रॉली को, तो पर्सन का फोर्स तो इंटरनल हुआ या एक्सटर्नल हुआ? इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल। भाई एक्सटर्नल का मतलब जो सिस्टम के अंदर नहीं है, तो ग्राउंड सिस्टम का पार्ट है क्या? नहीं सर। एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्राउंड अगर फ्रिक्शनलेस है तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है? नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स 0। बताओ है कि नहीं ऐसा? यस हाँ सर। तो इस केस में पर्सन चले, पर्सन जंप करे, कुछ भी करे, एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो हम ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि मोमेंटम जो रहेगा वो एक्स के अलोंग हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व या फिर कांस्टेंट रहेगा। यस सर। अब मान लो कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि पर्सन ने जंप लिया और पर्सन इस तरह से जंप करके यू वेलोसिटी से बाहर आया। अब बताओ कोई ट्रॉली रुकी हुई है और ट्रॉली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो जैसे ही हम जंप करके आगे जाएंगे ट्रॉली कहां जाएगी? पुश्ड बैकवर्ड, पीछे। अब देखो तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोलोगे इनिशियली मोमेंटम 0 था, बाद में मोमेंटम क्या होगा? पर्सन का राइट, ट्रॉली का लेफ्ट, नेगेटिव, दोनों को इक्वेट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा m इंटू यू माइनस m इंटू वी इक्वल्स टू 0। तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा m इंटू यू अपॉन कैपिटल M से। तो इतनी वेलोसिटी से ये ट्रॉली कहां जाएगी? पीछे की ओर जाएगी। तो ये जो एग्जांपल है अगेन किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस सर। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। बस अब जो टॉपिक है ना तुम लोग का मॉड्यूल में यहीं तक है। कोलिजन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, है ना? तो अगली जो क्लास है इसमें केवल डाउट लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। सर इसमें छोटा doubt था। पेनिट्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं ना? क्या इसमें पेनिट्रेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं ना? कितना पेनिट्रेट मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, उसमें क्या है?
भाई कोलिजन होगा, मैंने क्या बोला है, कोलिजन के केस में मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा क्योंकि फोर्स तो इंटरनल हो गया ना। हाँ सर सर। बस हाँ सर, बोलो। वो जो आपने ये एक कैपिटल और एक स्मॉल लेते हो तो किसको भी ले सकते हैं ना? नहीं? और क्या हो, अरे बाद में वो मास की वैल्यू तो पुट करनी है भाई। यस सर, ओके सर। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रॉली का मास मान लो 100 kg, पर्सन का मास 60 kg, तो कैपिटल एम की जगह हम 100 kg पुट कर देंगे, स्मॉल एम की जगह 60 पुट कर देंगे। ओके ऐसा कोई लॉजिक कौन है कि किसको हम कैपिटल एम माने किसको हम स्मॉल एम माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा है चैप्टर कंप्लीट है, अगली क्लास में अपन डाउट्स लेंगे वहां पे इसके, हाँ। तो तुम लोग भी अगर मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में क्वेश्चन इम्पल्स के मिलेंगे, मोमेंटम के मिलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मिलेंगे और कोलिजन के मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, अगली क्लास में कल डाउट्स लूंगा मैं मॉड्यूल के। यस सर। ठीक है, तो अब तुम लोगों को मॉड्यूल पूरा ट्राई करना है इसका। ओके सर। ओके सर। ठीक है, यस चलो बाय सर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir.